चलो विद्युत चुंबकीय तरंग, विद्युत चुंबकीय तरंगें क्या होती? पहले तरंग क्या होती? विक्षोभ या हलचल के आगे बढ़ने को हम तरंग कहते थे। विक्षोभ या हलचल के आगे बढ़ने को तरंग कहते थे। तरंगें दो प्रकार की होती थी। एक तरंग होती थी, एक होती थी हमारी यांत्रिक तरंग, जिन्हें हमने मैकेनिकल वेव यांत्रिक तरंग, और दूसरी होती थी विद्युत चुंबकीय तरंग, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। विद्युत चुंबकीय तरंग की बात करें, पहले यांत्रिक तरंग क्या थी? वे तरंगें जिनके संचरण हेतु किसकी आवश्यकता होती है? माध्यम की आवश्यकता होती है। माध्यम की आवश्यकता होती है, उन्हें क्या कहते थे? यांत्रिक तरंग। विद्युत चुंबकीय तरंगें वे तरंगें जिनके संचरण हेतु माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, माध्यम नहीं चाहिए, उन तरंगों को हमने कौन सी तरंगें कहा था? विद्युत चुंबकीय तरंग। ये चीज हम पीछे पढ़ चुके फर्स्ट ईयर में। फर्स्ट ईयर में जब हमने आपको यांत्रिक तरंगें, प्रगामी तरंगें इत्यादि पढ़ाई होंगी, तब निश्चित पढ़ी होंगी यांत्रिक तरंगें वे तरंगें जिनके संचरण हेतु माध्यम की आवश्यकता होती है, अनुप्रस्थ तरंग और उदैर्ध्य तरंग। ठीक है, रस्सी में उत्पन्न तरंग, पानी की सतह पर उत्पन्न तरंग, इनके लिए हमने दाब वेग का सूत्र निकाला था, न्यूटन का लाप्लास संशोधन इत्यादि पढ़े थे। ठीक है ना? तो यांत्रिक तरंगें वे तरंगें जिनके संचरण हेतु माध्यम की आवश्यकता होती है। इनको जब हमने पढ़ लिया तो इस चैप्टर में हमें इस चैप्टर में पढ़ना विद्युत। वहां पर जब इस चीज को पढ़ा रहे थे तो हमने ये भी कहा था कि इन तरंगों के बारे में आगे इंटर में कभी पढ़ेंगे। तो अब चलते हैं विद्युत चुंबकीय तरंगें क्या है, विद्युत चुंबकीय तरंगें क्या है, कैसे काम करती हैं, कितने प्रकार की होती है, इनको जाने, इनके गुण क्या है। इस चैप्टर से एक एक नंबर के क्वेश्चन बहुत बनते हैं। खास तौर पर इंटर के अलावा अन्य कंपटीशन में जाओगे तो एक एक नंबर के क्वेश्चन बहुत प्राप्त होंगे। सबसे पहले वे तरंगें जिनके संचरण हेतु माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, उन तरंगों को कौन सी तरंगें कहते हैं? विद्युत चुंबकीय तरंगें कहते हैं। विद्युत चुंबकीय तरंगों में हम विद्युत और चुंबक दोनों के गुण होंगे। विद्युत का गुण भी होगा और चुंबक का गुण भी होगा, यानी विद्युत के कंपन भी होंगे और किसके कंपन होंगे? चुंबक के कंपन भी होंगे। विद्युत कंपन, चुंबकीय कंपन और तरंग, तीन चीजें चल रही हैं इन तरंगों में। एक तो तरंग आगे को बढ़ रही, एक विद्युत के कंपन हो रहे और एक किसके कंपन हो रहे? चुंबक। तो अगर हम इसका चित्र बनाए तो हम ऐसे बनाएंगे, ये तरंग चल रही, तरंग की चाल है, तरंग कहां को जा रही? आगे। तरंग कहां की ओर जा रही? आगे। अब इसमें कौन कौन से कंपन है? विद्युत कंपन। तो पहले हम विद्युत कंपन बना दें। ये है विद्युत कंपन। विद्युत कंपन यानी इस पर ई मैक्स है, जिस स्थान पे क्या है? ई मैक्स। अब कौन से कंपन आने चाहिए? चुंबकीय कंपन। तो ये है चुंबकीय कंपन। ये है चुंबकीय कंपन। कौन से कंपन? अब ये समझ के बाहर, ये है हमारी एक्स अक्ष, ये है वाई अक्ष, और ये हो गई, यानी तरंग चल रही, तरंग की चाल किस दिशा में है? एक्स अक्ष की। विद्युत कंपन कौन सी दिशा में? वाई अक्ष की। और चुंबकीय कंपन कौन सी दिशा में? जेड अक्ष। तीनों दिशाओं में तरंग ये चल रही, विद्युत कंपन ये हो रहा है और ऐसे हो रहा है, कौन से? ये इस तरह से चुंबकीय। तीनों एक दूसरे के क्या है? लंबवत है। कहने का तात्पर्य है एक्स अक्ष की दिशा में तरंग है, एक्स अक्ष की दिशा में क्या है? तरंग। वाई अक्ष की दिशा में कौन है? विद्युत कंपन। और जेड अक्ष की दिशा में कौन है? चुंबकीय कंपन। तीनों एक दूसरे के क्या होते हैं? लंबवत होते हैं इन तरंगों में। थोड़ा समझ रहे हैं इन तरंगों के? इसमें ये वाले इसी स्थान पर चुंबकीय कंपन अधिकतम होगा, बी मैक्स। ये क्या होगा? बी मैक्स। जिस स्थान पर विद्युत कंपन का मान अधिकतम होगा उसी स्थान पर चुंबकीय कंपन का मान भी क्या होगा? अधिकतम होगा। दोनों एक साथ चलेंगे। एक बात और, किसी परिपथ में विद्युत कंपन हम प्रवेश कराएंगे यानी उत्पन्न करेंगे, चुंबकीय कंपन अपने आप उत्पन्न हो जाएंगे। इसलिए यह दोनों नाम एक साथ ही मिलते हैं, विद्युत चुंबकीय बल।
विद्युत लगाओगे चुंबकीय बल अपने आप, क्योंकि हमने पीछे पढ़ा जब आवेश गतिक अवस्था में आ जाता है तो चुंबकीय बल उत्पन्न हो जाता है। तो विद्युत कंपन भी होंगे और कौन से कंपन, चुंबकीय, दोनों एक साथ होंगे। जब विद्युत कंपन का मान अधिकतम होगा उसी समय चुंबकीय कंपन का मान भी अधिकतम होगा। ये वाले जो चल रहे ये है तुम्हारे विद्युत कंपन, ये वाले जो है वो कौन से कंपन है, चुंबकीय कंपन। ये चुंबकीय कंपन है, ये कौन से है, विद्युत कंपन। जब विद्युत चुंबकीय तरंग चलती है तो इसमें विद्युत के कंपन, चुंबकीय कंपन दोनों होते हैं। विद्युत कंपन, चुंबकीय कंपन एक दूसरे के क्या होते हैं, लंबवत होते हैं, और यह दोनों कंपन तरंग संचरण की दिशा के लंबवत होते हैं। एक अक्ष पे, एक्स अक्ष पे, तो इस दीवार पे मान लो विद्युत कंपन है तो इस अक्ष पे होंगे चुंबकीय कंपन। तीनों एक दूसरे के क्या है, लंबवत होंगे। ध्यान रखेंगे इस बात को। इसी माध्यम में विद्युत चुंबकीय तरंग जब चलती है तो उसमें विद्युत कंपन, चुंबकीय कंपन उत्पन्न होते हैं। विद्युत कंपन, चुंबकीय कंपन एक दूसरे के क्या होते हैं, लंबवत होते हैं। यानी विद्युत क्षेत्र चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत होगा और ये दोनों लंबवत होंगे किसके, तरंग संचरण की दिशा के लंबवत। तीनों चीजें एक दूसरे के क्या होंगी, लंबवत होंगी। अब अगर किसी माध्यम में चल रहा है तो इनका सूत्र हमने एक बनाया था पीछे, वेग फिल्टर नाम दिया था इसे। वेग फिल्टर पीछे का इसे वेग फिल्टर बोलते हैं। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के अनुपात को वेग फिल्टर कहते हैं। यानी जब किसी विद्युत चुंबकीय तरंग उत्पन्न होती है तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का अनुपात उस तरंग की चाल को क्या करता है, व्यक्त करता है। अगर हम निर्वात में हैं, निर्वात में C बराबर E0/V0 होगा। C बराबर E0/V0 होगा, जहां E0 विद्युत क्षेत्र का अधिकतम मान, चुंबकीय क्षेत्र का अधिकतम मान, दोनों का अनुपात कर लो। इन तरंगों की चाल विद्युत जो है प्रकाश की चाल की क्या होती है, बराबर। यानी यह तरंगें कहां चल सकती हैं, निर्वात में चलती हैं। इनकी चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड कोटि की होती है। अगर माध्यम में चलेंगी तो B हो जाएगी। निर्वात में इनकी चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड कोटि की होगी। फिर से रिपीट करें, वे तरंगें जिनको संचरण हेतु माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है उन तरंगों को विद्युत चुंबकीय तरंगें कहती हैं। सबसे पहले विद्युत चुंबकीय तरंगों के बारे में हर्ट्ज इत्यादि नामक वैज्ञानिक थे। इन लोगों ने किसी तरीके से निर्वात में तरंगों को चला के बताया। मीन्स पहले जब हमारे पास अवधारणा थी कि तरंगें केवल माध्यम में चलती हैं, तब हाइगेंस ने कहा था सर्वव्यापी माध्यम चाहिए, ई था। लेकिन उसके बाद इन्हीं तरंगों को निर्वात में चला के बताया गया। निर्वात में कहा निर्वात में भी चलती हैं, तो फिर थोड़ी सी थ्योरी चेंज हो गई और ये कहा गया कुछ ऐसी भी तरंगें हैं जो चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। उन तरंगों को विद्युत चुंबकीय तरंगें कहती हैं। जिन्हें माध्यम की आवश्यकता नहीं, उसमें दोनों कंपन होंगे, विद्युत के भी कंपन होंगे, चुंबकीय। ऐसा नहीं हो सकता केवल विद्युत के उत्पन्न कर लो, चुंबक की ना हो, ये हो ही नहीं सकता। अगर विद्युत अप्लाई करोगे तो चुंबक निश्चित उत्पन्न हो जाएगी, चुंबक अप्लाई करोगे तो विद्युत निश्चित उत्पन्न हो जाएगी। दोनों एक साथ उत्पन्न होंगे। जहां दोनों एक साथ 0 होंगे, दोनों का एक साथ मान क्या होगा, अधिकतम। विद्युत कंपन, चुंबकीय कंपन और तरंग संचरण की दिशा तीनों एक दूसरे की क्या होगी, लंबवत। अगर हमसे कोई कह दे एक्स अक्ष की दिशा में तरंग चल रही, V जो है वो किस दिशा में, एक्स अक्ष की दिशा में। E जो है किस अक्ष की दिशा में, Y अक्ष की दिशा में। तो E का मान जो होगा E इंटू J कैप से निकलेगा, EY इंटू J कैप से निकलेगा। क्यों, किसकी दिशा में, Y अक्ष में। इसमें EX का मान क्या हो जाएगा, 0, EZ का मान क्या हो जाएगा, 0। अगर हम इस समीकरण को लिख दें EY बराबर E इंटू J कैप, तो EY बराबर हो जाएगा E0 साइन ओमेगा टी माइनस KX इंटू क्या हो जाएगा, J। ये प्रगामी तरंग है। एक तरह से जब प्रगामी तरंग है तो ये आयाम को व्यक्त करता है, तीव्रता। तीव्रता केवल किस दिशा में है, Y अक्ष की दिशा में, जो लिखा हमने। अगर वैद्युत क्षेत्र है Z अक्ष की दिशा में तो इसमें BZ ही निकलेगा, केवल B इंटू K। अगर हम BX निकालें इसका घटक 0 होगा, BZ BY निकाले तो वो क्या होगा, 0 होगा। क्यों, ये X अक्ष की दिशा में है, ये Y अक्ष की दिशा में, तो दोनों घटक क्या होंगे, शेष 0।
ये जेड एक्स की दिशा में, तो इसके शेष घटक क्या होंगे? 0। ऐसे इसका समीकरण बना ले, बी जेड बराबर बी जीरो साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स इंटू। तो ये समीकरण लिखने का क्या होगा तरीका। इसके बाद अगर हम बात करें विद्युत और चुंबकीय दोनों ऊर्जा है, तो इसके औसत ऊर्जा घनत्व होते, विद्युत का औसत ऊर्जा घनत्व E बराबर औसत ऊर्जा घनत्व विद्युत क्षेत्र के लिए E बराबर 1/2 एप्सिलॉन 0 इनटू E स्क्वायर। पढ़ा है पीछे जूल पर मीटर क्यूब, पीछे इसको हमने सिद्ध किया, पीछे धारिता वाले चैप्टर में देखना इस सूत्र का प्रयोग हुआ है, बनाया भी है। ऊर्जा घनत्व जो होता विद्युत का ऊर्जा घनत्व 1/2 एप्सिलॉन 0 E स्क्वायर। अगर हम कहें चुंबक का विद्युत ऊर्जा घनत्व निकालो, जो है विद्युत का, चुंबक का निकालो, तो 1/2 बी स्क्वायर अपॉन म्यू जीरो, इसका ही मात्रक जूल पर मीटर क्यूब। एकांक आयतन की ऊर्जा, ऊर्जा घनत्व से मतलब एकांक आयतन की ऊर्जा। क्या क्या चीज जानी? विद्युत चुंबकीय तरंगें निर्वात में चल सकती, निर्वात में उनकी चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है। इसका वेग अगर निकालना हो तो v बराबर E अपॉन v से निकलेगा। इनमें विद्युत और चुंबकीय कंपन दोनों एक साथ होंगे। विद्युत कंपन जहां अधिकतम होगा वहीं पर चुंबकीय कंपन भी अधिकतम होगा, और ये दोनों कंपन तरंग संचरण की दिशा के क्या होंगे? लंबवत होंगे। इनका विद्युत का ऊर्जा घनत्व 1/2 एप्सिलॉन 0 E स्क्वायर बार, अगर चुंबक का ऊर्जा घनत्व निकाला तो 1/2 b स्क्वायर अपॉन म्यू जीरो स्क्वायर। ये इसके क्या है? गुण है, जिन्हें आप अच्छी तरह। अब हम इसके बाद जान रहे हैं विद्युत चुंबकीय तरंगें कितने प्रकार की होती है। ये तो हमने केवल विद्युत चुंबकीय तरंगों के बारे में जाना। विद्युत चुंबकीय तरंगें जिन्हें चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं, इसमें विद्युत और चुंबक के कंपन होंगे। विद्युत चुंबक के कंपन तरंग संचरण की दिशा के लंबवत, और आपस में भी क्या होंगे? लंबवत। अर्थात एक तरंग चल रही है x अक्ष की दिशा में, विद्युत कंपन होंगे y अक्ष की दिशा में, चुंबकीय कंपन होंगे, कोई कोण नहीं होता इनके बीच, लंबवत होती है। क्या होते हैं? तीनों चीजें लंबवत होती है। अगर ये लंबवत चल रहा है विद्युत चुंबकीय तरंग है, तो उसका वेग फिल्टर जो होगा v बराबर E अपॉन v से निकाला है, जो हमने चुंबक वाले चैप्टर में निकाला, जहां बायो सेवर्ट का नियम पढ़ा था, उसी चैप्टर में पढ़ा था इसको। ठीक है जी। फिर इसके बाद का ऊर्जा घनत्व। अगर हमें विद्युत ऊर्जा घनत्व निकाला तो 1/2 एप्सिलॉन 0 E स्क्वायर। एप्सिलॉन 0 क्या है? निर्वात की वैद्युतशीलता। और अगर चुंबक का घनत्व निकालना, चुंबकीय घनत्व, 1/2 b स्क्वायर अपॉन म्यू जीरो। म्यू जीरो क्या है? निर्वात की चुंबकशीलता। ये थी वैद्युतशीलता, ये है चुंबकशीलता। इन सब के मान यहाँ रख दो, b का मान दे देगा आपको ऊर्जा घनत्व। ऊर्जा घनत्व क्या होता? क्वेश्चन जो उठ जाए, एकांक आयतन की ऊर्जा को ऊर्जा घनत्व। ठीक है, अब चलते हैं विद्युत चुंबकीय तरंगों के प्रकार।